हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है, तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं और यहीं पर आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, कार्बोनेटेड कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा, मतलब टॉपिक है ये, 3 टॉपिक हैं जिसमें से हम पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, दूसरा है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, तीसरा है सोप एंड डिटर्जेंट। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म है, जहां पर आप हंस रहे हैं और हम भी हंसेंगे खत्म होने के बाद। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में पहले चीज पढ़ेंगे हम कंबशन रिएक्शन। तो पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? तो कंबशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है। कंबशन रिएक्शन जब कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के पास में आकर बर्न होता है तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेगा, साथ में हीट और लाइट भी मिलेगा, बस। तो हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बन कंपाउंड burn with oxygen to give carbon dioxide and water vapor. Heat and light are also produced. इस कार्ड क्या होगा? हमारा कंबशन रिएक्शन होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या देखें? एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे हम कोई कार्बन कंपाउंड ले CH4, तो CH4 को जब हम O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिंपल सी बात हमें क्या मिलेगा? 4 प्लस O2 के साथ हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O वाटर वेपर प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है या फिर रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जिसमें हीट एंड लाइट वो भी प्रोड्यूस होती है, उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो कंबशन रिएक्शन समझ में आया। नेक्स्ट इसी में हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन के नाम से ही हमने पहले ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो वही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हीटिंग के द्वारा in the presence of KMnO4 and K2Cr2O7 के। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात, द एडिशन ऑफ रिमूवल, यहां पे मैंने लिखा है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। The addition of oxygen and the removal of hydrogen is called an oxidation reaction। और हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 and K2Cr2O7। मतलब अल्कोहल क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। अल्कोहल
ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके प्रेजेंस में, KMnO4 एंड K2CR2O7 के प्रेजेंस में। तो हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं जैसे कि CH3CH2OH। अब ये है क्या हमारा, ये है हमारा इथेनॉल। ये रिएक्शन अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर से, तो आप ये रिएक्शन लिखिएगा। ये रिएक्शन ना कि गलत होगी, चाहे वो दिया रहा है कि आप रिएक्शन लिखो या ना लिखो। तो हम इस किसके प्रेजेंस में, KMnO4 और K2CR2O7 के प्रेजेंस में, K2CR2O7 में। तो क्या होगा जब ये रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या दिया गया है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा CH3COH और O, सॉरी यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो हमें ये भी कह सकते हैं कि यहां पर क्या मिल रहा है, एक एसिड भी मिल रहा है और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल रहा है, ठीक है। हमने ये कैसे पहचानेगी कि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया, तो भैया ऐसे पहचानेंगे हम कि यहां पे जो आगे सिंबल दिए गए हमारे, हम इससे पहचान सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप में हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था वो इसमें आता है, तो हम इसे एसिटिक एसिड भी बोलेंगे, या फिर अगर आप फंक्शनल ग्रुप से इसको मिला रहे हैं तो हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर से अगेन मैं समझा दे रहा हूं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कार्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कोहल क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसके प्रेजेंस में, याद रखना है KMnO4 एंड K2CR2O7 के प्रेजेंस में, है ना। तो CH3CH2OH को इथेनॉल को जब हम क्या करेंगे, KMnO4 K2CR2O7 को प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो CH3C ऊपर डबल बॉन्ड OH फिर OH, या हम इसे एसिटिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो थर्ड है हमारा एडिशन रिएक्शन, सॉरी हाँ एडिशन रिएक्शन, जी हाँ एडिशन रिएक्शन है, उसको देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट थर्ड टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की, जो कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है, एडिशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच अ रीजेंट क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, रिएक्शन जब मैं लिखूंगा, द रिएक्शन इन विच अ रीजेंट आर कंप्लीटली एडेड टू reactant without the removal of small molecules is called addition reaction. तो रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर रीजेंट क्या होता है, कंप्लीटली ऐड हो जाता है। अगर वो उस रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जब वो रिएक्ट होगा तो वो जिस जगह पर वो ऐड हुआ है या फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को हटा देगा या फिर खुद हट जाएगा। वहां पे ये होगा कि एडिशन रिएक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज को ऐड करना, तो जब वो रिएक्शन करेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो अटैच रहेगा उसमें वो हटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की मतलब रिएक्शन हम देख लेते हैं या फिर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ पे ये रीजेंट, अब मैं इसे रिएक्ट करवाऊं अगर, तो रीजेंट मैं बता दे रहा हूं, अगर रीजेंट मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। रीजेंट जैसे मैं हाइड्रोजन यहां पे रखूं, ऑक्सीजन रखूं, कुछ भी रखूं, तो क्या करेगा वो उस कार्बन से जाके ऐड होगा, ना कि उसको क्या करेगा, यहाँ पे अगर H है और यहाँ पे R है तो ये इससे रिमूव नहीं करेगा कि यहाँ पर R हो जाए, वो क्या करेगा ऐड हो जाएगा, मतलब ये इसी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा रिएक्शन करने के बाद। तो आगे की रिएक्शन मैं बताता हूं। पहली बात, ये प्रेजेंस में किसके होगा, तो प्रेजेंस में होगा निकल के और H2 के साथ, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। प्रेजेंस में किसके, निकल H2 200 डिग्री सेल्सियस में, यहां पे डबल बॉन्ड होगा,
ये रिएक्शन हम करेंगे निकल और H2 200 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, अब ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे टूटेगा। देखो ये R, ये रीजेंट, अब रीजेंट की जगह हम चाहे कुछ भी रखते हैं, इसलिए मैंने R लिया है जिसे हम रीजेंट बोल रहे हैं। तो ये कार्बन कार्बन फिर रीजेंट, और यहाँ पे रीजेंट, यहाँ पे रीजेंट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे H रहेगा। ये नहीं कि अगर हर जगह यहाँ पे R दिया गया है तो कार्बन का 4 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, 3 मतलब 4 होने चाहिए इसके पास, मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रीजेंट ऐड हो रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रीजेंट ही अवेलेबल है तो ऐसा नहीं है कि 2 रीजेंट ही लिखा जाएगा, यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा और साथ में हमारा हाइड्रोजन भी रहेगा। तो एडिशन रिएक्शन ये होता है। अगेन मैं बता दे रहा हूं, तो रिएक्शन इन विच रीजेंट, जहां पर रिएक्शन क्या करता है या फिर रीजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली ऐड हो जाए विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल दिया गया है कार्बन का डबल बॉन्ड रीजेंट 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 निकल और H2 200 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो रिएक्शन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मारेगा निकल के। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या है भैया, तो इसका उल्टा ये कि रीजन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो भी मॉलिक्यूल्स हो उसे रिमूव नहीं कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि रीजेंट आएगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्शन में क्या करेगा, जो एटम रहेंगे या फिर उस ग्रुप ऑफ एटम रहेगा उसको रिमूव कर देगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि द रिएक्शन in which a reagent replace atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर जो ग्रुप एटम्स का उसको भी completely from the reaction called substitution reaction। तो बात हुई। अब एक एग्जांपल इसमें भी रिएक्शन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब हम एक के प्रेजेंस में हर एक एटम को जो हमारा मिलता जाएगा उसमें हम चेंजेस देखेंगे। लाइक दैट, जैसे मैं CH4 को सनलाइट Cl2 और Cl और HCl के प्रेजेंस में इसे तोड़ूं तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl। ठीक है, अब मैं इसी को फिर मैं सनलाइट Cl और HCl के प्रेजेंस में तोड़ू तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2। फिर इसी CH2Cl2 को मैं सनलाइट और Cl और HCl के प्रेजेंट में तोड़ू मिलेगा CHCl3। अब इसी को मैं फिर से तोड़ू, किसमें दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल, सनलाइट और Cl के प्रेजेंट में, फिर HCl के प्रेजेंट में तोड़ू तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहां पे CCl4 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा। अब आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख ये रहा है कि मैंने जो रिएक्शन लिखी मैंने स्टार्ट कहां से किया, CH4 से। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, जब हम किसी रिएक्शन को रीजन से लेकर किसी भी चीज को रिएक्शन करवाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, जब हम किसी चीज का रिएक्शन करवा रहे हैं, CH4 का रिएक्शन करवाया सनलाइट और Cl2 HCl के प्रेजेंस में, तो हमें मिला CH3Cl। ना कि यहां पे दिख रहा है कि जो हमारा CH है वो ऐड नहीं हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहीं पे CH3Cl को फिर हमने सनलाइट और Cl और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर दूसरा चीज मिला CH2Cl2। फिर हम इसी को रिएक्ट करवाए तो हमें क्या मिला, CHCl2, फिर उससे अलग मिला। फिर हम लास्ट वाले को CHCl2 को रिएक्ट करवाए तो CCl4 मिला। तो हमें क्या दिख रहा है, कोई भी एटम या फिर जो ग्रुप एटम का वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब कोई भी रिजल्ट आता है रिएक्शन में तो वो कंप्लीटली उसे रिमूव कर दे रहा है, ना कि उसमें से कोई भी एटम नहीं जा रहा है उसके पास। तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहीं पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पर।
तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। पहला पॉइंट मतलब पहला टॉपिक इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल क्या होता है, तो बात करते हैं। पहले बात करेंगे इसकी फॉर्मूला की। तो इट्स फॉर्मूला इज CH3CH2OH। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है क्योंकि इससे बिना रिएक्शन का होनी है। दूसरा बात करते हैं कि इट यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ड्रिंक्स। ये ड्रिंक्स आप समझ गए होंगे। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। ठीक है, और it obtained by fermentation of molasses। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हम देख लेते हैं। इट इज सल्यूबल इन वाटर। तो पेपर में क्या करना है, पेपर में इसी तरह लिखना है क्योंकि हर एक पॉइंट को हम जब लिखेंगे तो जो चेक करेगा कॉपी वाला उसे भी समझ में आएगा और जो पॉइंट पे रहेगा वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और लिखेगा कि ज्यादा लिखा है हमने। तो इसका सिंपल सा लिखना है। इट्स फॉर्मूला इज CH3CH2OH। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, वाइन्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। बस इतना ही लिखना है इसमें। और ये वाटर में सल्यूबल होता है। बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं। तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। हम किससे किससे रिएक्शन करवाते हैं इसे। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करें तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो जब इथेनॉल हमारा रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन मिलेगा जो कि रिलीज फॉर्म में मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, जब हम CH3CH2OH को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, Na के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2Na प्लस H2 रिलीज के फॉर्म में। ठीक है, इसे बैलेंस कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, जब हम पहले समझना है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा रिलीज फॉर्म में और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड मिलेगा। तो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। जब हम CH3CH2OH को, इस इथेनॉल को हम जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन भी नीचे में लिख दे रहा हूं, इथेनॉल, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड और प्लस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। रिलीज का सिंबल हमारे यहां पे रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं अब किसकी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यहां पे बात करता हूं मैं, यहां पे डिहाइड्रेशन इसी का है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, आप कॉपी में लाइन से लिखिएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे इथेनॉल का तो वो इथेनाइल के साथ करवाएंगे। तो जब इथेनाइल के साथ, इथेनाइल को हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो टेम्परेचर में होगा। टेम्परेचर मतलब हॉट H2SO4 के प्रेजेंस में 160 और 170 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी कि यहाँ पे जब हम मैं इथेनाइल ले रहा हूँ, इथेनाइल नहीं, इथेनॉल की जगह मैं इथाइलिन ले रहा हूँ, उसको रिएक्ट करवाएंगे। हम C2H5 और OH को रिएक्ट करवाएंगे, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हॉट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 अपॉन 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या मिलेगा, जब हम डिहाइड्रेट करवाएंगे तो हमें मिलेगा C2H4 प्लस H2O। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमने इथेनॉल को डिहाइड्रेट नहीं करवाया,
हमने इथेनॉल की जगह इथाइलाइन को हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया C2H5OH, जो कि इथाइलिन है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या दिया गया है कि जब हम किसी मतलब इथेनॉल की जगह इथाइलिन को हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हॉट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो कि 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो C2H4 प्लस H2O क्या बनेगा, रिएक्ट होगा, हमें ये मिलेगा। अब इसका हम नेक्स्ट एक यूजेस भी देख लेते हैं, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का। तो मैं यहाँ पे यूजेस भी लिख दे रहा हूं। यूजेस 2 पॉइंट है यूजेस में, ठीक है। पहला हम देख ले हैं, इट यूजेस इन ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है, इतना जरूर याद रखना है। दूसरा, इट इज आल्सो यूज इन मेडिसिन। अब मेडिसिन मतलब अब आप सोचोगे मेडिसिन में यूज होता तो मेडिसिन खाना छोड़ देंगे, नहीं भैया, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो इट इज आल्सो मेडिसिन, इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स लाइक सिरप्स एंड टॉनिक्स। जो सिरप्स आती हैं या फिर टॉनिक्स आती है उसमें भी ये यूज होता है। तो ये था पहला, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का ये सारे टॉपिक थे। तो इतना अगर पूछा जाए इथेनॉल के बारे में तो इतना हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन के साथ। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, इट्स फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये ड्रिंक्स मतलब जितने भी टाइप की ड्रिंक्स होती है उसमें यूज होता है। और ये जो मोलेसेस होता है उसके फर्मेंटेशन से हमें क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है इथेनॉल, और ये सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की बात करें तो रिएक्शन विद सोडियम हमने पहला करवाया, तो हमने क्या बताया कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएगा तो हमें सोडियम इथोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज फॉर्म में मिलेगा। जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5OH इथेलाइन को हमने करवाया, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जगह हमने इथेनॉल को नहीं करवाया। इथेलाइन का फॉर्मूला हमें याद रखना है C2H5OH। तो हमने इसको, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कोई रिएक्शन, तो हमने हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 160 डिग्री या फिर 170 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, C2H4 प्लस H2O। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो बात करते हैं सेकेंड, इथेनोइक एसिड की बात करेंगे हम। तो हम इसका पहला लिखते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। अब आपको एक चीज याद आया होगा कि इथेनोइक ओइक लग रहा है, हमारा लास्ट में क्या लग रहा है, ओइक एसिड, OIC लग रहा है, मतलब ओइक। हमने फंक्शनल ग्रुप में क्या बात किया कि ओइक लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना, तो वही लगा है इसमें। तो ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हम कॉमनली नोन एज, मतलब एक नाम भी जानते हैं, इसे एसिटिक एसिड भी है, ठीक है। और इट्स फॉर्मूला इज CH3COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट 0.8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, सोल्यूबल इन वाटर, वो क्या होगा भैया, विनेगर होगा हमारा, ठीक है। हमने सब में तो बात नहीं की, लेकिन इसमें हम बात करेंगे किसकी, द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 केल्विन, ठीक है। तो इसको हम किससे जानते हैं, ये कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड भी है, और एक लग रहा हो तो हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 5.8% ऑफ सोल्यूशन जो एसिडिक एसिड होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, जिसे हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 290 केल्विन। हाँ, ये जब रिएक्ट होता है तो H प्लस आयन को क्या करता है, अपने पास जो रखा रहता है H प्लस आयन्स को, उसको बाहर निकालता है। इसकी मैं एक रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं आपको, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, CH3COOH के साथ जब होगा ये,
तो ये जब रिएक्ट होगा बाद में, जब ये इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट होगा, मतलब रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, H+ आयंस को रिमूव करेगा। लाइक दैट जब ये CH3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, COO, और इससे क्या करेगा, इससे बाहर कर देगा, इस आयन को बाहर कर देगा, H+ आयन को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसे हम, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम ये भी नाम लिख लो, एसिडिटी रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिडिटी रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है, एसिडिटी रिएक्शन है इथेनोइक एसिड का। तो जब हम CH3COOH, अब आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे OOH, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सी बात है, और एक लगा है सब पर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिएक्ट हो तो क्या बना है, CH3COO, और क्या करेगा, H+ आयन को रिमूव करेगा। तो हम पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। तो चलो पहला हम क्या रहेंगे, रिएक्शन विद बेस। अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, यहां पर जो हम एस्टरिफिकेशन, इत्र बनना है उसका भी रिएक्शन देखेंगे, और जो हमारा साबुन होता है या फिर डिटर्जेंट होता है या फिर कोई भी साबुन हो उसकी रिएक्शन देखेंगे, और उसके साथ साथ हम बाइकार्बोनेट ऑफ कार्बोनेट की भी रिएक्शन देखेंगे इसी में। तो रिएक्शन विद बेस की बात करते हैं पहले। तो बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसको, इथेनोइक एसिड को। वाला है, तो जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी को, तो जैसे हम इथेनोइक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3COOH को जब हम बेस एक ले रहे हैं NaOH को, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, तो बेस के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, CH3COON। ठीक है, और साथ में H2O। अब दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन हमने बेस के साथ करवाया, बेस हमें NaOH लेना है और इथेनोइक एसिड, क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस H2O। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसकी एक डिफिनेशन भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट, जब कोई इथेनोइक एसिड रिएक्ट होगा अल्कोहल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, और साथ ही साथ वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो हमें रिएक्शन याद रखनी है कि व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू अल्कोहल, इट प्रोड्यूस या फिर इट गिव्स सम प्रोडक्ट ऑफ ईस्टर एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा इसका, CH3COOH प्लस C2H5OH को जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसके कंसंट्रेशन में, H2SO4 के कंसंट्रेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COOH CH3COO C2H5 और प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो हमें एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन याद रखनी है, और डिफिनेशन क्या होगा, जहां पर हमें ईस्टर प्रोड्यूस हो वही रिएक्शन हो, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन CH3COOH प्लस जब हम C2H5OH को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब यहां पे तीसरी रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, हमें हर एक नेम को याद रखनी है। यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन दिया गया तो यहाँ पे ईस्टर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर सपोनिफिकेशन रिएक्शन दिया गया है तो सोप प्रोड्यूस होगा। मतलब हम जब में ये यहाँ पे ईस्टर मिला है, इसे क्या करेंगे, जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोप का रिएक्शन मिलेगा, और साइड में साथ में इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ मिलेगा। ठीक है, तो इसके रिएक्शन हम देखते हैं क्या होगा, जब हम इसको CH3COO C2H5 को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे में क्या मिलेगा, C2H5OH प्लस H3COONA। ठीक है, जब सपोनिफिकेशन रिएक्शन का होता है, जब हम CH3COO C2H5 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2H5OH साथ में CH3COONA। अब Na जो मिला है यही हमारा सोप है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम का सॉल्ट का जो लॉन्ग चेन होता है वही सोप होता है हमारा। ये आगे हम डिफिनेशन की बात करेंगे सोप और डिटर्जेंट में। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन आपको जरूर याद करनी है। अब हम एक देख लेते हैं बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ।
तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट पहले हम देख लेते हैं, CH3COOH को प्लस Na2CO3 को रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 भी मिलेगा रिलीज फॉर्म में। ठीक है, मतलब जब हम किसी कार्बोनेट को इथेनोइक ऑक्सीसाइड को किसी भी मतलब कार्बोनेट को हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम के साथ ये मिलेगा और H2O मिलेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो रिलीज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और यही में हम बाइकार्बोनेट का देख लेते हैं, CH3COO। मैं क्वेश्चन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, जरूर, और आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो CH3COOH को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनेट NaHCO3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, CH3COONA H2O प्लस CO2 रिलीज के फॉर्म में। तो हमें दिख रहा है कि जब हम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें दोनों ही रिएक्शन में क्या मिल रहा है, वही सेम चीज मिल रहा है। तो रिएक्शन आपको कौन कौन सी याद रखनी है, पहले इतना तो याद ही करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, हमें लिखना है नीचे, फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जो हमारे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर निकलता है उसी ईस्टर से हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोप मिलेगा या फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन बनेगी, और कार्बोनेट Na2CO3 के साथ और बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट को कवर करते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो चलिए अपने लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम सोप के बारे में जानते हैं, सोप क्या है। तो सोप क्या है, द सोप आर पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक acid. Its formula is RCOONA। ठीक है, और यहां पर R कुछ भी हो सकता है, R मतलब हमारा C17H35 भी हो सकता है और यहां पर C15H31 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सोप की डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। द सोप आर द पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। मतलब जब हमने किस में रिएक्शन देखी, बेस के साथ रिएक्शन करवाए ईस्टर का, जो हमें जो साथ में Na इथेनोइक एसिड का मिला, सोडियम इथेनोइक एसिड हमें जो मिला वो क्या था, वो हमारा एक सोप था। मतलब पोटेशियम या फिर सोडियम का जो लॉन्ग चेन होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इट्स फॉर्मूला इज RCOONA, जहां पर R हमारा कार्बन का 17 और H35 हो सकता है, मॉलिक्यूल C15 H31 भी हो सकता है। अब डिटर्जेंट की बात करते हैं। द अमोनियम एंड सल्फेट salts of long chain कार्ड क्या होगा हमारा, डिटर्जेंट। ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिख लेना। ठीक है, कार्ड डिटर्जेंट। ठीक है, और इट इज अनलेस सोप है, मतलब इसमें सोप नहीं होता। ठीक है, अब ये हमें ऑब्टेन कैसे होता है, तो हमें ऑब्टेन कैसे होगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन वर्ड रिएक्शन देखता हूँ। फैट और ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हम जिसे बोलते हैं, मतलब एनिमल्स के फैट और ऑयल वेजिटेबल, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे लाई भी बोलेंगे। तो जब हम इसे रिएक्ट करवाओ प्लस हमें ग्लाइसेरल भी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन मतलब इसको रिएक्शन देखते हैं, इसकी पहली सोप की इसकी रिएक्शन देखेंगे। CH2OCOC17H35 को जब हम HOCOC17H35 फिर हम इसे CH2
2OCOC17H35 दिख रहा है आपको जी, दिख रहा है बिल्कुल, है ना। तो जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे, बैलेंस करते चलता हूं, 3NaOH के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा CH2OH CHOH CH2OH प्लस क्या मिलेगा 3C17H35 COONA मिलेगा। तो ये है सोप की रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को हम लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन देखने में भी अच्छी लग रही है और बड़ी भी है। तो CH2OC17H35 को मतलब इसके बॉन्ड के साथ समझ लीजिए, CHOCOC17H35 फिर CH2OCOC17H35 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, CH2OH CHOH CH2OH। और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, सोप है, क्योंकि यहाँ पर Na मिल रहा है। तो हमने क्या बताया कि R की जगह कुछ भी हो सकता है। हमने क्या कहा कि R की जगह C17H35 भी हो सकता है और C15H31 भी हो सकता है। तो हमें दिख रहा है कि C17H35 मिल रहा है और COON लास्ट में सोडियम भी मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, सोप हुआ। तो सोप की रिएक्शन है। अब हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे सोप का, इसे हम इरेज करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ये ही स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी ये टेल है, इसे हम ऐसे बोल रहे हैं भी टेल है, और यहाँ पर जो है बन रहा है हमारा ये हेड है, ठीक है। यहाँ पे CON है, यहाँ पे COO है, यहाँ पर Na प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे CO, वहां पे Na प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो हमारी लाइन जिगजैग दिख रही है, ये क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये हाइड्रोकार्बन की सब लंबी चेन है, और यहाँ पे जो मिल रहा है ये हमारा आयोनिक पार्ट है, ठीक है। अब इतने बात समझना है आपको, क्या लिखना है, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक एंड द हेड इज आयोनिक पार्ट, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो आयोनिक पार्ट है इसे हम हाइड्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसे हाइड्रोफोबिक क्यों कह रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है इसका जो टॉपिक है ये है कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक वो होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन जो ऑयल होता है उसमें सोल्यूबल होता है। ऐसा क्यों, देखो अगर ये टेल है, अगर ये मेरा कपड़ा है, ठीक है, ये मेरा कपड़ा है, मैं इसे ऑयल में मतलब इसको मैं गंदा कर दूं, और गंदा करने के बाद मैं इसे धुलने के लिए जाऊं आयोनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक में, तो जब ये अगर वाटर में सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, जो इसमें से मिट्टी होगी वो हटेगी, साफ होगा कपड़ा। तो वही है बात, आयोनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है वाटर में, इनसोल्यूबल होता है ऑयल में। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हमारा सोल्यूबल होता है किसमें, ऑयल में, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। अब देखो बात समझना, हाइड्रोफोबिक जब वाटर ऑयल में सोल्यूबल है तो वो गंदगी को लेगा। अगर वो गंदगी को लेकर जा रहा है आयोनिक पार्ट की तरफ, जो हमारा हाइड्रोफिलिक है, अब वो ऑयल में इनसोल्यूबल है, जब वो ऑयल में इनसोल्यूबल है तो जो गंदगी वो वाटर में इनसोल्यूबल है, जो हमारा हाइड्रोफिलिक है वो वाटर में सोल्यूबल है, तो वाटर में सोल्यूबल है तो क्या होगा, वो जो गंदगी होगी वो हटेगी। तो यही स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। सोल्यूबल किस में होता है, ऑयल में, जो कि सारे गंदगी ऑयल या फिर जो भी कुछ हो उसको कैप्चर करता है। और जो आयोनिक पार्ट होता है अटैच होता है इससे, तो जब हम इससे ले जाते हैं आयोनिक पार्ट की तरफ तो क्या होता है, इसमें जो गंदगी होती है वो वाटर में सोल्यूबल होती है, हमारा जो हाइड्रोफिलिक है, तो क्या करता है, उस जब सोल्यूबल होती है वाटर में तो क्या करती है, गंदगी बाहर जाती है, और ये इनसोल्यूबल इन ऑयल होता है, तो ऑयल के मिक्सअप ना होने की वजह से जो गंदगी होती है वो हमारी हट जाती है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स को। तो कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है हमें ये कि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि इनसोल्यूबल होती है ऑयल में, और इनसोल्यूबल होती है वाटर में, सोल्यूबल होती है ऑयल में। और जो आयोनिक पार्ट है हाइड्रोफिलिक, वो हमारा सोल्यूबल होता है वाटर में, इनसोल्यूबल होता है ऑयल में। तो बस यहीं पे होती है हमारी वीडियो खत्म, चैप्टर खत्म, जहां पर अब हम हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं, वैसे चेहरा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। रजाई में बैठिए, ठंडी आ चुकी है, मैं भी आज थोड़ा टाइट कपड़े पहन के आया हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो इस वजह से रजाई ओढ़ कर बढ़िया से बैठ के पढ़िएगा, पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।